हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको कर्मधारय समास व द्विगु समास समझा रहे हैं। तो कर्मधारय और द्विगु समास जो है हमारे तत्पुरुष समास से ही उत्पन्न हुए हैं। समानाधिकरण तत्पुरुष समास के भेद हैं वे दोनों, कर्मधारय समास और द्विगु समास। अच्छा, समानाधिकरण किसे कहते हैं? समानाधिकरण मीन्स होता है समान विभक्ति वाले। जैसे समस्त पद के पूर्व पद और उत्तर पद में एक ही विभक्ति आती है। जैसे नील कमल, तो नील कमल, नील और कमल दोनों ही एक है, और चंद्रमुख, चांद भी एक है और मुख भी एक है। तो यहाँ विभक्ति समान होती है, उसको कहते हैं समानाधिकरण। कर्मधारय समास का अब अर्थ समझते हैं। कर्मधारय मीन्स क्या है? तो कर्म को धारण करने वाला। कर्मधारय का मतलब है कर्म को धारण करने वाला, अर्थात जिस समस्त पद में किसी कर्म यानी विशेषता, गुण, खूबी, लक्षण को धारण किया जाता है या ग्रहण किया जाता है, वह कर्मधारय होता है। पहला पद विशेषता यानी गुणों को बताता है, दर्शाता है। ये भी कुछ विशेषण विशेष्य के आधार पर, कुछ उपमान उपमेय के आधार पर और कुछ रूपक के आधार पर कर्मधारय समास होते हैं। यानी ये कर्मधारय समास के भेद हो गए, विशेषण विशेष्य के आधार पर और उपमान के आधार पर, उपमेय के आधार पर और रूपक के आधार पर। अब हम आते हैं अपनी कर्मधारय समास की जो मुख्य डेफिनेशन है उस पर आते हैं। तो कर्मधारय समास, जिस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य या पहला पद उपमान तथा दूसरा पद उपमेय होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तो ये हो गए विशेषण विशेष्य के आधार पर। जैसे कर्मधारय समास के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं कि जैसे ये है समस्त पद, नीलकमल, नीलकंठ, प्रधानमंत्री। तो ये जो है हमारे जैसे नील प्लस कमल, तो नील हमारा पूर्व पद है, तो ये नील जो है नीला है, तो ये क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। जो पूर्व पद होता है वो विशेषता बताता है और जो उत्तर पद होता है वो विशेष्य होता है, यानी उसके विषय में बात हो रही होती है। नील कमल, तो किसके विषय में बात हो रही है? कमल के विषय में। तो ये कमल विशेष हो गया। और कमल कैसा है? तो उसकी विशेषता पता लग रही है इससे कि वो नीला है, तो नीला है जो कमल। इसलिए यहाँ पर जो है पूर्व पद हमारा विशेषता बता रहा है, विशेषण है, और दूसरा पद जो है हमारा विशेष्य है, और जो है प्रधानता हमारे इसमें दूसरे पद की है। तो यहाँ हमारा ये कर्मधारय समास होगा। नीलकंठ, तो किसके विषय में बात हो रही है? कंठ के विषय में। तो विषय प्रधानता किसको दी जा रही है? कंठ को, सेकंड पद को, उत्तर पद को, और पहला पद ये विशेषता बता रहा है। तो यहाँ नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ, तो यहाँ हमारा कर्मधारय समास होगा, क्योंकि प्रथम पद पूर्व पद हमारा विशेषता बता रहा है, विशेषण है, और सेकंड पद उत्तर पद जो है हमारा विशेष्य है। तो ये विशेषण विशेष्य के आधार पर हमारे कर्मधारय समास है। जैसे प्रधानमंत्री, तो प्रधान पूर्व पद है, मंत्री उत्तर पद है, और प्रधान ये जो हमारा विशेषता बता रहा है, मंत्री कैसा है? प्रधान। तो ये विशेष्य की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ भी हमारा कर्मधारय समास है, वो भी विशेषण विशेष्य के आधार पर। तो ये जो है, जैसे अब हम देख लेते हैं इनके कुछ उदाहरण और देख लेते हैं। उपमेय उपमान के आधार पर, तो उपमेय उपमान के आधार पर समास का जो विग्रह देखते हैं। तो स्त्री धन, तो स्त्री प्लस धन, तो यहाँ क्या है? उपमेय में उपमान की जो है पूरी तरह से जब उपमेय में उपमान के रूप का अभेद आरोप हो, यानी उसको उपमेय का अस्तित्व भी समाप्त हो जाए और उपमेय को उपमान मान लिया जाए, तो वहाँ पर रूपक कर्मधारय होता है। जैसे चंद्रमुख, यहाँ पे मुख को चंद्रमा मान लिया गया है, चांद मुख नहीं है लेकिन मान लिया गया है यहाँ पे। तो इसको कहते हैं कि उसका उपमेय में उपमान के रूप का अभेद आरोप हो, यानी
उसको फोर्स करके मान लिया, केवल मानना जाता है इसमें, तो वहाँ जो है क्या होता है, उपमेय का अस्तित्व भी खत्म हो जाता है, यानी उसकी कोई इम्पोर्टेंसी नहीं रहती है। और उपमेय को उपमान मान लेने पर जो है वहाँ पे क्या होगा, फिर रूपक कर्मधारय समास होगा। तो यहाँ जैसे ये हमारे स्त्री धन, स्त्री प्लस धन, तो स्त्री ये हमारा सेकंड पद प्रधान है, और पूर्व पद जो हमारा ये धन, कौन सा धन, स्त्री, तो स्त्री रूपी धन, तो यहाँ भी हमारा रूपक कर्मधारय हो गया। ज्ञान कोश, तो ज्ञान रूपी कोश, तो ये भी हमारा रूपक कर्मधारय हो गया। दया सागर, तो यहाँ जो है हमारा, यहाँ भी जो कर्मधारय हो गया, क्योंकि सभी जो है दया रूपी सागर, ज्ञान रूपी कोश, स्त्री रूपी धन, तो इस तरह माना है इसमें। कमल नयन, कमल प्लस नयन, नयन कैसे है, कमल, कैसे क्या, नयन को मतलब कमल मान लिया है, इसमें नयन को, आँखों को जो है कमल ही मान लिया है, कमल के समान नयन, यानी कमल नयन, कमल के समान नयन, तो एक्सप्लेन जो विग्रह हमारा हुआ है कमल के समान नयन हुआ, तो यहाँ पे क्या है, उपमेय कर्मधारय समास है। विद्या सागर, विद्या प्लस सागर, विद्या रूपी सागर, तो यह हमारा रूपक कर्मधारय समास हो जाएगा। वज्र देह, देह कैसी है, वज्र के समान, यानी कठोर वज्र के समान, तो वज्र के समान देह, यहाँ पे भी हमारा कर्मधारय समास होगा। और यहाँ भी जो है उपमेय के आधार पर ये कर्मधारय होगा। कंचन वर्ण, कंचन प्लस वर्ण, कंचन के समान वर्ण। तो यहाँ ये हमारे कुछ उदाहरण यहाँ पे आ गए, जो कुछ तो हमारे विशेष विशेषण के आधार पर थे, और कुछ हमारे जो है उपमेय उपमान के आधार पर, और कुछ हमारे ये उसमें उसका उपमेय उपमान का अभेद आरोप हुआ है, तो वहाँ हमारे रूपक कर्मधारय हो गए हमारे। जैसे चंद्रमुख, चांद को, मुख को ही चांद मान लिया, चांद को नहीं, मुख को चांद मान लिया यहाँ पे, तो मुख को चांद मान लेना क्या है, ये की तरह से कि अभेद आरोपी तो है, क्या कोई चांद, मुख चांद हो सकता है, नहीं ना, लेकिन फिर भी यहाँ माना गया है चंद्रमुख, तो इसीलिए यहाँ पर हमारा ये कर्मधारय समास होगा। अब हम आते हैं द्विगु समास पर। तो द्विगु समास भी हमारा द्विगु समास में हमारा तत्पुरुष समास का ही एक भेद है। जिस तरह से कर्मधारय है, वैसे कर्मधारय तत्पुरुष समास से कर्मधारय की उत्पत्ति हुई, कर्मधारय समास से हमारा द्विगु समास बना है। तो द्विगु समास की सबसे मेन विशेषता ये होती हैं, कुछ ये हमने यहाँ लिख दी हैं। जैसे पहला पद यानी पूर्व पद संख्यावाची होता है, और समूह का बोध कराता है, यानी समूह की जानकारी देता है कि समूह का ज्ञान कराता है। दूसरा पद संज्ञा होता है, यानी जो उत्तर पद होता है वो संज्ञा होता है। और चूंकि यह तत्पुरुष समास से उत्पन्न होता है, इसलिए इसमें क्या है, इसका उत्तर पद प्रधान होता है, और प्रथम पद जो है गौड़ रहता है। तो मुख्य इसमें जैसे सबसे मेन हम यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि समूह होता है, समूह की जानकारी देता है, पूर्व पद संख्यावाचक होता है, और जो उत्तर पद जो होता है सेकंड पद होता है वो संज्ञा होता है। और जिस तरह से तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है, तो इसमें भी उत्तर पद की प्रधानता होती है। कर्मधारय में भी उत्तर पद की प्रधानता होती है, और इसमें भी। तो सबसे प्रथम में कि मतलब समूह की जानकारी, सबसे फर्स्ट वाला और पूर्व पद होगा वो संख्यावाची होगा, समूह का बोध कराएगा, और सेकंड पद संज्ञा होगा, और उत्तर पद इसका प्रधान होगा। तो अभी जैसे हम इसकी डेफिनेशन ठीक से इस तरह समझ लेते हैं छोटे रूप में, कि जिस समास में पहला पद यानी पूर्व पद संख्यावाचक होता है तथा किसी समूह विशेष का बोध कराता है, ज्ञान कराता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। और इसमें क्या है, ये जो है सेकंड पद जो है संज्ञा भी होता है, उत्तर पद संज्ञा होता है। द्विगु समास के कुछ उदाहरण यहाँ देख लेते हैं। जैसे ये हमारे समस्त पद हैं, चौराहा, तो चौ राहा, राहा मीन्स होता है रास्ता, चौ
यानी 4। तो चौ प्लस राहा यानी 4 रास्तों वाला समूह। तो 4 राहों का समूह, 4 राहों का समूह, समूह का जो यहाँ पे बोध करा रहा है, और ये संख्यावाचक है। तो ये प्रथम पद संख्यावाचक है और ये राह क्या है, हमारी ये संज्ञा है। और समूह का भी बोध हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर हमारा द्विगु समास है। यहाँ हमारा जैसे आ गया नवग्रह, नव मीन्स 9 प्लस ग्रह। ये ग्रह जो हमारे 9 ग्रह होते हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण यम, जो भी हमारे जो ग्रह हैं उनको जो कितने ग्रहों का समूह कितना है हमारा 9 है। इसलिए ये नव मीन्स 9 प्लस ग्रह यानी 9 ग्रहों का समाहार या समूह। तो यहाँ पर प्रथम पद ने संख्या बताई, सेकंड पद ग्रह संज्ञा हो गए, और ये समूह की जानकारी दे रहा है। ग्रह कितने हैं, 9 हैं, अर्थात यहाँ पर द्विगु समास है। त्रिशूल, त्रि मीन्स 3 प्लस शूल, शूल जिसमें 3 जो एक शूल के समान जो नौकें निकली होती हैं, त्रिशूल जैसे शिव जी का ही त्रिशूल होता है, इस तरह या भी क्या है ये त्रिशूल यानी 3 शूलों का समूह, जिसमें 3 शूल निकले हों वो समूह। तो यहाँ पर ये त्रि आ गया, संख्यावाची हो गया, शूल हमारा संज्ञा हो गया, और प्रधानता हमारी इसकी हो गई शूल की, सेकंड पद की, उत्तर पद की प्रधानता है यहाँ पे, क्योंकि बात किसके विषय में हो रही है, शूल के विषय में हो रही है। शूल कैसा है, त्रिशूलों का समूह, 3 शूलों का समूह त्रिशूल कहलाता है। तो त्रिभुज जैसे 3 भुज भुजाएं, 3 भुजाओं का समूह, त्रिभुज 3 भुजाओं का समूह। यहाँ हमारा ये संख्यावाचक हो गया, ये भुजा हमारा संज्ञा हो गया, और त्रिभुज यानी कि जो है 3 भुजाओं के समूह का बोध यहाँ हो रहा है, इसलिए यहाँ पे भी द्विगु समास है। अष्ट सिद्धि, अष्ट मीन्स 8, अष्ट प्लस सिद्धि, सिद्धियाँ होती हैं 8 सिद्धियाँ होती हैं, तो सिद्धियों का 8 समाहार यानी समूह, 8 सिद्धियों का समूह, 8 सिद्धियों का समूह, समूह की जानकारी मिल रही है यहाँ, और कितनी संख्या में 8, और सिद्धि हमारा हो गया संज्ञा, इसलिए यहाँ भी हमारा द्विगु समास है। पंच तत्व, पंच मीन्स 5, तत्व मीन्स जो तत्व होते हैं हमारे, जैसे पृथ्वी आकाश जल अग्नि वायु, ये सब हमारे 5 तत्व हैं। जैसे 5 तत्वों से हमारे शरीर की रचना होती है, तो इसीलिए ये क्या है 5 तत्वों का समूह, 5 तत्वों का समूह, समूह की जानकारी दी, कितने तत्व 5। तो ये हो गया हमारा संख्यावाची, तत्व हमारी संज्ञा, और प्रधानता किसकी है, इसकी है तत्व की प्रधानता, और ये तत्व कितने 5। तो जब 5 तत्वों के समूह को क्या कहते हैं, पंच तत्व कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारे द्विगु समास की परिभाषा इस प्रकार हुई। तो आशा है कि कर्मधारय समास और द्विगु समास भी आपकी समझ में आ गए होंगे। थैंक्स।